नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले कोटा से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर बजरंगपुरा में नाबालिग के अपहरण की सूचना सामने आई है। अपहरण की सूचना से हड़कंप मचा है। मौके पर लोगों ने जताया है आक्रोश। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। कुन्हाड़ी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो बजरंगपुरा में नाबालिग के अपहरण की सूचना, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। खबर आपको कोटा से दे रहे हैं। कुन्हाड़ी थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। ओम प्रकाश संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। ओम प्रकाश, नाबालिग के अपहरण की खबर सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बजरंगपुरा इलाका जो नदी पार का इलाका है, वहां जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में गली में जब बच्चे खेल रहे थे तो बताया जा रहा है कि एक ऑटो चालक आया और उस बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया। मासूम बालिका करीब 7-8 साल की मासूम बालिका का अपहरण की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लगी और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। हंगामे के हालात बने, लोगों ने आक्रोश जताया। बालिका ने कहा कि जो ऑटो चालक है उन्होंने उसके साथ मारपीट कर उसको जबरदस्ती अपहरण करने का प्रयास किया, ऐसा बालिका का भी आरोप है। मासूम बालिका है हालांकि, और उसके बाद में मौके पर हिरासत में लिया। हालांकि उसका क्या मकसद था, किस आधार पे वो ले जाना चाह रहा था, किडनैप करना चाह रहा था, यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। उसको हिरासत में लिया गया, लेकिन लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जिस ऑटो चालक को पकड़ा है वो शराब के नशे में था और संभवत जो है बालिका से कोई बात कर रहा था। इसी तरह लोगों को एक जो है लगा कि ये बालिका का अपहरण करने लगा है। इसी बात को लेकर लोगों की भीड़ हो गई। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल की दिन दहाड़े इस तरह की जब वारदात और यह वारदात की सूचना जब आती है तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो जाता है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उसके बारे में कोई खबर है? कौन है, कहाँ का रहने वाला है? देखिए, वो इसी इलाके का बताया जा रहा है और ऑटो चालक बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि वो शराब के नशे में था और किस मकसद से उस मासूम बालिका से बात कर रहा था। क्या किडनैप करने की उनकी मंशा थी या कोई और वारदात को अंजाम देने की मंशा थी? ये तमाम जो सवाल है, उन सवालों पर फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात करी। लेकिन बड़ा सवाल की दिन दहाड़े कोचिंग नगरी में जैसे इस तरह की सूचना, इस तरह की वारदात की सूचना जब आती है तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो जाता है। पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल उसको शांति भंग के आरोप में जरूर गिरफ्तार किया है, क्योंकि मौके पर लोगों की भीड़ लग गई थी और भीड़ के बाद में मौके पर पहुंची कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में जांच करने के बाद पता लगाएगी कि आखिर इनकी मंशा क्या थी, किन धाराओं में गिरफ्तारी होगी। ये थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बजरंगपुरा इलाके में एक मासूम बालिका के अपहरण की सूचना के बाद पूरे इलाके में बच्ची की उम्र क्या होगी और बच्ची ने कुछ बताया है कि क्या बात कर रहा था ऑटो ड्राइवर उससे? देखिए, मासूम बालिका की उम्र करीब 7 से 8 साल बताई जा रही है। वो दूसरी तीसरी क्लास में ऐसी पढ़ती मासूम बालिका, ज्यादा बोलने में भी वो ज्यादा सक्षम नहीं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया है कि एक अंकल जो आए थे वो मेरा किडनैप करना चाहते थे, मुझे पकड़ के ले जाना चाह रहे थे, मेरे साथ मारपीट करना चाह रहे थे। ऐसा आरोप लगने के बाद लोगों की जो भीड़ थी उसमें आक्रोश व्याप्त हो गया। हालांकि उस व्यक्ति को समय पर पकड़ने के बाद में पुलिस को जो है सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन बालिका के आरोप के बाद, स्थानीय लोगों के आरोप के बाद में हड़कंप मचना लाजमी था और कुन्हाड़ी थाना पुलिस तमाम पहलुओं पर बात कर रही है। लेकिन फिलहाल उसको किडनैप की धाराओं में गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि पूछताछ जारी है। थोड़ी देर पहले ही हमारी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई कि इस मामले में जो है पूरी जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। लेकिन आरोपी जो है, जिस पर आरोप लगे हैं, वो शराब के नशे में था और ऑटो चालक था और बताया जा रहा है कि इस तरह की पहले भी उस पर आरोप लग चुके हैं। तो कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस तमाम पहलू पर जो है तमाम तथ्यात्मक जो जानकारी देने की बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार उनकी मंशा थी क्या थी, आखिर क्यों वो गली और वहां नदी पार के इलाके में जाकर मासूम बालिका से बात कर रहा था, अनजान होने के बाद में क्या बात करके क्या उनकी मंशा थी। ये तमाम जो है जांच की बात कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मचना लाजमी। और फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मासूम बालिका की किडनैप की सूचना के बाद जो भीड़ थी उसके बाद मासूम बालिका भी डरी हुई है, ज्यादा कुछ बोलने में प्रकाश, बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या इस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे ये पता लग पाएगा कि क्या पहले भी कभी ये ऑटो ड्राइवर इस इलाके में आया है? देखिए, पुलिस का खुद का मानना है कि जो ऑटो चालक है उस पर इस तरह के आरोप पहले भी लगे और सबसे बड़ी और अहम बात है कि वो शराब के नशे में था।
शराब के नशे में एक अनजान मासूम बालिका से जब वो बात कर रहा था तो कहीं न कहीं उनकी मंशा गलत हो सकती है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मौके पर जो लोगों की भीड़ थी, उन भीड़ में से कई चेहरे ऐसे थे जिन्होंने कैमरे के सामने कहा है कि ये अपहरण करने लगा था। ठीक है, विषय जांच का है, जांच के बाद सामने आ पाएगा कि आखिर असल वजह क्या थी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर भरतपुर से आपको देंगे, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। 3 ट्रक आपस में ही टकरा गए हैं और गहनौली थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा यह बताया जा रहा है। भरतपुर धौलपुर नेशनल हाईवे पर जंगी नगला के पास यह हादसा हुआ है। 3 ट्रक में एक तेल टैंकर भी शामिल है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई है। सूचना मिलने पर गहनौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। हम आपको घटना की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें 3 ट्रक आपस में टकरा जाते हैं। नेशनल हाईवे है भरतपुर धौलपुर का, जहां पर यह हादसा हुआ है और 3 ट्रक में एक ट्रक जो है वो तेल का टैंकर भी है, जिसमें से तेल का रिसाव भी हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं घटना के बाद किस तरीके से पूरा माहौल वहां पर बना है। दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दीपक, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उससे साफ जाहिर होता है कि हादसा बहुत बड़ा है। किस वजह से ये आपस में टकरा गए ट्रक? देखिए, हादसा बहुत बड़ा है और ये धौलपुर भरतपुर नेशनल हाईवे है, गहनौली थाना क्षेत्र में जंगी नगला मोड़ है, वहां पर ये हादसा हुआ। कोहरे के कारण इस हादसे की वजह बताई जा रही है कि कोहरे में जो ट्रक चालक थे उनको दिखाई नहीं दिया और 2 ट्रक आमने सामने टकराए और पीछे से आ रहा एक ट्रक जो है वो भी टकरा गया, जिसमें एक तेल का टैंकर भी शामिल है। तेल के टैंकर से रिसाव हो रहा है, आसपास लोगों की भीड़ जमा है। सूचना मिलने पर गहनौली थाना अधिकारी हैं विजय सिंह छौकर वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनकी टीम लगातार वहां जो लोग हैं उनको हटाने का वहां से प्रयास कर रही है। रास्ते को सुचारू करने का जो पूरा प्रयास है पुलिस द्वारा वो किया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 से 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार के लिए जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है, उसके बाद आगे जो है पता लगाया जाएगा कि मुख्य वजह हादसे की क्या रही। लेकिन प्राथमिक जानकारी के अनुसार कोहरे के कारण ये पूरा हादसा जो है। कितने बजे की घटना होगी दीपक, कितने बजे की घटना होगी ये? देखिए, ये सुबह करीबन 8 बजे बाद की घटना बताई जा रही है और उसके बाद जैसे ही लोगों ने सूचना दी उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लगभग 8 और 9 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। जी ठीक है, अभी क्या हाईवे को सही कर दिया गया है? क्योंकि तेल जो है वो बिखरा हुआ है, जिससे और हादसे भी हो सकते हैं। देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और वहां जो तेल का रिसाव हो रहा है टैंकर से, अभी किस तरह का तेल है उसकी पूरी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। कच्चा ऑयल है या फिर किस तरह का तेल है। बहुत धन्यवाद आपका दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे। हम समरावता में उपचुनाव के दौरान उपद्रव का मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई में दरअसल केस डायरी और तथ्यात्मक रिपोर्ट की भी तलब की गई है। आज जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ में ये सुनवाई होगी। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। तो समरावता में उपचुनाव के दौरान उपद्रव का ये पूरा मामला है। आज जस्टिस प्रवीर भटनागर की अगुवाई में ये जांच रहने वाली है। एकल पीठ में आज ये सुनवाई होगी। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर इस मामले में सुनवाई आज रहने वाली है। तो अब देखना होगा कि नरेश मीणा को क्या जमानत मिल पाती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जमानत की अर्जी जो है वो डाली गई थी। तो मामले में आज होगी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले पर। समरावता में जिस तरीके से उपद्रव हुआ था, पथराव हुआ था। सौरभ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, देखिए, आज समरावता उपद्रव मामले में सुनवाई होने वाली है, क्या समय रहेगा? देखिए, आज ये मामला लिस्टेड है और आज दिन भर में सुनवाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि नरेश मीणा के खिलाफ अलग अलग कई मामले हैं, लेकिन ये जो आज जिस पर सुनवाई होनी है ये वो थप्पड़ कांड से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें एसडीएम को थप्पड़ जो है वो जड़ा था। तो उस मामले में आज इन्होंने जमानत याचिका जो है वो लगाई है। पिछली याचिका के दौरान कोर्ट ने जो है पूरे तथ्यात्मक रिपोर्ट और केस डायरी जो है वो तलब की थी। तो संभवतः केस डायरी और रिपोर्ट आ जाने के बाद आज इस पर सुनवाई जो है वो होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट से नरेश मीणा को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बरकरार रहती हैं। जी ठीक है, किन किन मामलों पर आज सुनवाई रहने वाली है? सिर्फ एक मामला रहेगा या और भी सारे? आज एक ही मामला रहेगा। ये भी जमानत याचिका का जो मामला है इस पे सुनवाई जो है वो होनी है और ये
एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा जो केस है उस मामले में सुनवाई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। जोधपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। लवली कंटारा एनकाउंटर मामला यह है जहां पर सीबीआई ने शुरू की थी 2 दिन पहले मामले की जांच। आज लवली की मां उषा देवी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस के समक्ष कई खुलासे करने का दावा किया है। परिवार को एनकाउंटर से जुड़े कई साक्ष्य मिलने की बात कही है। 12:15 पर किसान भवन में करेंगी प्रेस वार्ता। तो लवली एनकाउंटर का ये पूरा मामला है जहां पर आज लवली कंटारा की मां जो है उषा देवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कई खुलासे करने का दावा कर रही हैं। आपको बता दें कि किसान भवन में 12:15 पर वो ये प्रेस वार्ता करेंगी जिसमें परिवार को एनकाउंटर से जुड़े कई अहम साक्ष्य मिलने की बात सामने आ रही है। केंद्रीय विशिष्ट कारागार सेंट्रल जेल शालावास में अवैध मोबाइल मिले हैं। जेल प्रशासन के तलाशी अभियान के दौरान 2 मोबाइल फोन मिलने की जानकारी सामने आई है। जेल प्रहरी ने पावड़िदा थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जेल में मोबाइल मिलने की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है और इसी जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। देखिए, एक बार फिर से चर्चा में आ गई है ये जेल जहां पर फिर से 2 मोबाइल फोन मिले हैं। दरअसल जेल में मोबाइल मिलने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और इसी जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस वक्त भी जब चेकिंग की गई थी तो बहुत सारे मोबाइल फोन्स बरामद किए गए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि आखिर जेल के अंदर मोबाइल फोन आते कहां से हैं, कैसे इनकी सप्लाई हो रही है और क्यों नहीं इस पर अंकुश लग पा रहा है, क्योंकि जेल में बैठकर कई ऐसे लोग हैं जो बाहर धमकी भरे कॉल्स करते हैं और बाहर भी जेल के अंदर रहकर बाहर एक गैंग चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। देखिए, अब ये जो मोबाइल पकड़े गए हैं इसमें जो सिम मिली हुई है इसके आधार पर जांच की जा रही है कि आखिर ये किस तरीके से सिम खरीदी गई थी और ये जेल तक पहुंची कैसे। अब खबर जयपुर से आपको देंगे जहां पर हिस्ट्री शीटर जितेंद्र सिंह गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र सिंह पर घोषित है 15,000 रुपए का इनाम। झुंझुनू के जितेंद्र सिंह पर 8 केस दर्ज हैं। पुलिस ने जितेंद्र के साथी सचिन को भी गिरफ्तार किया है। दौसा के सचिन पर ठगी, चोरी, हत्या के प्रयास के 6 केस दर्ज हैं। करधनी एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की है। तो 15,000 का इनामी आरोपी जितेंद्र सिंह, जिस पर 8 केस दर्ज हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्री शीटर है जितेंद्र सिंह, उसका साथी सचिन भी गिरफ्तार किया गया है। सचिन पर भी कई मामले दर्ज हैं जिसमें ठगी के, हत्या के प्रयास के। अब दोनों से पूछताछ की जाएगी। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र इलाके में चलाए जा रहे स्पेशल टास्क फोर्स अभियान के तहत अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार रात दरगाह थाना पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों 2012 में भी डिटेन किए गए थे, जिन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया था। लेकिन ये फिर भारत बांग्लादेश सीमा को अनाधिकृत रूप से लगकर अजमेर पहुंचे। थाना प्रभारी दिनेश जिगनानी के अनुसार थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दरगाह संपर्क सड़क अंदरकोट सहित पहाड़ियों पर रहने वाले 25 से 30 खानाबदोश लोगों को डिटेन किया गया। उनके दस्तावेज चेक किए गए तो इनमें से 2 के पास भारत के बजाय बांग्लादेश के कागजात मिले हैं। इनमें बांग्लादेश का रहने वाला मोहम्मद आलमगीर और उसका साथी शाहीन को भी पकड़ा गया है। दोनों के पास मिले दस्तावेज की जानकारी लेने के साथ जांच की जा रही है। वहीं दोनों यहां क्यों आए, इसके पीछे का मकसद भी जानने का प्रयास किया जा रहा। ये किस किस के संपर्क में थे और कौन कौन लेकर आया इन्हें यहां, इसकी भी जांच की जा रही है। जयपुर से एक और बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा यह मामला है। एसओजी ने 9 कार्यरत एलडीसी को गिरफ्तार किया है। पेपर हासिल कर ब्लूटूथ के जरिए हल कराने का यह पूरा मामला है। एसओजी आज आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। 12 बजे के बाद कोर्ट में होगी आरोपियों की पेशी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर एसओजी आज आरोपियों को पेश करने वाली है कोर्ट में। 12 बजे के बाद कोर्ट में इन आरोपियों की पेशी रहने वाली है। एसओजी ने 9 कार्यरत एलडीसी को गिरफ्तार किया था और इनसे पूछताछ की थी। दरअसल पेपर हासिल कर ब्लूटूथ के जरिए हल कराने का यह पूरा मामला है। कान खोलकर सुन ले सरकारी नौकरी के खरीदार, कानून से बचने की हर कोशिश होगी तार तार। HCLDC भर्ती परीक्षा 2022 में पास 9 कर्मचारी गिरफ्तार। कानून से बचने की तदबीर काम नहीं आई। कुछ महीनों की आंख मिचौली के बाद सरकारी नौकरी खरीदने वाले शातिर दबोच लिए गए।
एसओजी ने हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती परीक्षा 2022 में ब्लूटूथ के जरिए नौकरी झटकने वाले 9 एलडीसी को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी की उदयपुर और बीकानेर सहित 9 जिलों की टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर इन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीजे वीके सिंह ने बताया कि ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा 2022 की जांच के दौरान एसओजी ने कई गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार आरोपी पौरव कालेर ने पूछताछ में एसओजी को बताया कि उसकी गैंग ने हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लेकर ब्लूटूथ का उपयोग करके कई परीक्षा केंद्रों के परीक्षार्थियों को पढ़ाया था, जिस पर एसओजी की टीम ने कुछ समय पहले कालेर को जेल से गिरफ्तार कर दोबारा पूछताछ की। ईओआरओ भर्ती परीक्षा में जब पौरव कालेर को गिरफ्तार किया गया था, जो ब्लूटूथ के सहारे नकल कराने में काफी मुकदमों में अरेस्ट हो चुका है, तो उसके पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि 2022 में हाई कोर्ट एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी उन्होंने इस परीक्षा में ब्लूटूथ के सहारे बहुत सारे कैंडिडेट को पेपर पढ़ाया था। एसओजी के एडीजे वीके सिंह के मुताबिक पूछताछ एडिशनल एसपी हरिप्रसाद सोमानी निर्देशन में विशेष टीम बना करके की गई। एसओजी की टीम की जांच में सामने आया कि 26 परीक्षार्थियों ने ब्लूटूथ का उपयोग कर परीक्षा पास की। इसके अलावा लगभग 18 से अधिक परीक्षार्थी संदेह के दायरे में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जाए। पूछताछ से जो खुलासा हुआ उसके बेसिस पे एसओजी की टेक्निकल टीम ने फर्दर वेरिफिकेशन करते हुए और उनको चिन्हित किया है जो एक्चुअल में एग्जाम में बैठे थे और जिन्होंने ब्लूटूथ का उपयोग किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ वेरिफिकेशन के आधार पर कल एफआईआर दर्ज किया था और चूंकि वो विभिन्न जिलों में विभिन्न अदालतों में पोस्टेड हैं, उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके पहली खेप में 9 लोगों को गिरफ्तार कराया गया है। जो स्थानीय जिला की टीम है उन्होंने उनको दस्तयाब किया है और ये अलग अलग जगहों से, दूर दराज से, पाली से, उदयपुर से, भीलवाड़ा से, सीकर से, चूरू से, ये सब ट्रांजिट में है। 12 और 19 मार्च 2023 को हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने 11 जून 2023 को परीक्षा का परिणाम जारी किया था। ये परीक्षा 2800 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां भदाली खेड़ा के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने के आरोप में आधा दर्जन आरोपी जेल में बंद थे। बेल मिलने के बाद उनकी रिहाई हो गई थी और इस दौरान जिला कारागृह के बाहर बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ का भारी जमावड़ा लग गया। भीड़ की सूचना जैसे ही पुलिस अधीक्षक को लगी तो उन्होंने एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मौजूदा भीड़ वहां से भाग निकली। इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों को भी जब्त किया है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का ये पूरा मामला है। पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरण प्रेमी विरोध जता रहे हैं। घटना स्थल पर ही ग्रामीण रात भर से धरने पर बैठे हैं। रेंजर पर लगा रहे हैं वन माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप। रेंजर को निलंबित करने की मांग को लेकर धरने पर ये लोग बैठे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के साथ 2 दौर की वार्ता विफल रही है। वन विभाग की भूमि से काटे गए हैं करीब 36 पेड़ और खाजूवाला के 5 MTM वन क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो वहीं जयपुर के जोबनेर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला है। पुलिस ने एक और आरोपी को दबोचा है। सवाई माधोपुर के बोनी का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र कुमार। आरोपी देवेंद्र महादेवी ब्लड बैंक में मैनेजर है और इस केस में 3 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। जोबनेर पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। तो खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। महादेवी ब्लड बैंक में मैनेजर है आरोपी देवेंद्र। वहीं आपको बता दें मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सभी से पूछताछ की जाएगी और तमाम नए खुलासे होने की उम्मीद है।
बालोतरा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर फूड फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग से गोदाम में रखा सारा सामान जल गया है। फूड फैक्ट्री में मशीनरी भी जल गई है। आगजनी में एक मजदूर भी झुलसा है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हाउसिंग बोर्ड के देवनगर इलाके की ये पूरी घटना है। तो देखिए, फूड फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है और पूरा जो मशीनरी है वो भी जल चुकी है। सारा सामान जल चुका है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने अब आग पर काबू पा लिया, लेकिन लाखों का नुकसान इसमें हो चुका है। हाउसिंग बोर्ड के देवनगर इलाके की घटना है। आग से पूरा गोदाम जल चुका है। सारा सामान राख हो गया है। जयपुर के गांधीनगर थाना इलाके में 21 जनवरी की रात लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3,29,000 रुपए बरामद किए हैं। गहने भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी उत्तराखंड से नेपाल भागने की फिराक में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने लोगों से नौकर रखने से पहले उनके वेरिफिकेशन की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में बुजुर्ग महिला से लूट का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल बॉर्डर से हुई दोनों की गिरफ्तारी। राजधानी जयपुर में 8 दिन पहले बुजुर्ग महिला और 2 नौकरों को बंधक बनाकर लाखों की लूट करने के मामले में जयपुर पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर से मकदूल दमाई और दान बहादुर बोहरा नाम के इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों नेपाल के रहने वाले हैं। जयपुर पुलिस ने इनके पास से तकरीबन 3.25 लाख रुपए और ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घर पर नौकर रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन जरूर कराएं। इतना ही नहीं, जो लोग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन की बात कही। आप लोगों के माध्यम से मेरा सिर्फ जयपुर की जनता को इतनी ही अपील है कि जब भी हम किसी टेनेंट को, किराएदार को या सर्वेंट को रखते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। और साथ ही साथ ये सभी मकान मालिकों के लिए ये जिम्मेदारी है, कानूनन जिम्मेदारी है कि यदि आपका किराएदार कोई ऐसी गतिविधि करता है या कोई ऐसा क्राइम करता है जिससे कि पब्लिक एट लार्ज को फर्क पड़ता है या हीनियस क्राइम करता है, और अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराई है तो मकान मालिक के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि करीब 8 दिन पहले जयपुर के कानोता बाग में देवी पथ पर बना मंजू कोठारी नाम की बुजुर्ग महिला का वही मकान है जिसमें वारदात से महज 10 दिन पहले काम पर रखी गई सावित्री नाम की महिला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। बुजुर्ग महिला और उसके अन्य 2 नौकरों को बंधक बनाकर तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए की लूट की। बुजुर्ग महिला अकेले रहती है और आवागमन कम है, तो दूसरों के माध्यम से एक नई नौकरानी को वहाँ पे प्लांट किया गया और फिर बाकी लोगों से कॉन्स्पिरेसी के तहत बाकी लोगों को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये मकदूल ने किया। और जो दूसरा व्यक्ति है, जो हमारा आरोपी है, जिसने इन सबको बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के या फर्जी आइडेंटिटी कार्ड पे दान बहादुर ने इनको रुकवाया और इनको यहाँ से भगाने में जो सहयोग दिया, वो व्यक्ति भी हमारे पास है। हमारे पास लूटी हुई रकम का लगभग 1/3 से ज़्यादा रकम हमने अभी तक रिकवर कर ली है और सोने और चांदी के काफ़ी आइटम्स जो परिवादियाँ ने बाद में हमें बताए थे, क्योंकि एफआईआर के टाइम पे वो उसको नहीं गिन पाई थी, तो वो भी हमने काफ़ी हद तक रिकवर इनसे कर लिया है। पुलिस ने लूट के खुलासे के लिए सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन की भी मदद ली। उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ हुई जिसमें बैठकर सभी आरोपी फरार हुए थे, जिसने आरोपियों को मथुरा बस स्टैंड पर छोड़ने की बात कही थी। जिसके बाद पुलिस की एक टीम मथुरा के लिए रवाना हुई। बाद में उनके उत्तराखंड की तरफ जाने की सूचना मिली, जहां से मकदूल दमाई और दान बहादुर बोहरा को गिरफ्तार किया। वहीं 3 आरोपियों को नेपाल पुलिस ने पकड़ा है, जिन्हें पूरी प्रक्रिया के तहत जयपुर लाने की तैयारी है। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों की तलाश जारी है, जिनमें से एक वो नौकरानी भी है जिसे घर के काम के लिए रखा गया था। जयपुर पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में नौकर या किराएदार रखता है तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए। पुलिस ने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा है कि अगर लोग इन बातों को नहीं फॉलो करते हैं तो जो उनके यहाँ नौकर या कोई किराएदार उनके यहाँ जो है किसी तरह की वारदात करता है तो उसकी लायबिलिटी उनकी भी होगी और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सकता है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।